नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी मेंस हेतु जीएस का सेकेंड पेपर के अंतर्गत जो जीएस का सेकेंड पेपर का तीसरा जो सेगमेंट होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इंडियन डिफेंस सिस्टम। इंडियन डिफेंस सिस्टम, इस पर यूपीएससी बीपीएससी में लगातार सवाल पूछे गए हैं और हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी भारतीय जो रक्षा प्रणाली है किस प्रकार की है, इसमें किस प्रकार का साजो सम्मान है और अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो देश दुनिया में जो सैन्यीकरण हथियारबंदी की जो होड़ चल रही है और लोग प्रत्येक देश अपने आप को इस स्थिति में अपने को ताकतवर बनाने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, उस स्थिति में हम कहाँ खड़े हैं। बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम दो भाग में करेंगे। आज हम पहला भाग करेंगे और देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली को इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हम देशवासियों को यह पता होना चाहिए कि भारतीय प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत का क्या क्या आविष्कार है और इनमें किन किन क्षेत्रों का योगदान है और किस प्रकार से हमारी तैयारी है। तो आइए, इंडियन डिफेंस सिस्टम। तो इंडियन डिफेंस सिस्टम जो पूरा भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय में एक रक्षा मंत्री होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर राज्य रक्षा मंत्री भी होते हैं और फिर एक रक्षा समिति होता है जिनके कि सारे जो कैबिनेट के कुछ मंत्री लोग उनके सदस्य होते हैं। इसके अलावा परमाणु बम को चलाने के लिए उनका भी एक संयुक्त समिति होता है जिसमें प्रधानमंत्री भी सदस्य होते हैं। बेसिकली यहाँ हम रक्षा मंत्रालय को देखेंगे तो रक्षा मंत्रालय जो भारत का रक्षा मंत्रालय है और उसमें एक रक्षा मंत्री होते हैं और एक रक्षा सचिव होते हैं। उसके अंतर्गत जो रक्षा मंत्रालय है उसको हम चार भाग में बांट सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। पूरा भारत का रक्षा मंत्रालय 4 भाग में बंटा हुआ है। तो पहला जो है वो रक्षा विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट है। दूसरा जो भाग है वो है रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। और तीसरा जो है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, मतलब DRDD, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसी के अंतर्गत भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण संगठन DRDO आता है जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे सेकेंड फेज में, इसके पार्ट 2 में। और तीसरे नंबर पर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, एक्समैन वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये 4 विभाग हैं। एक्समैन वेलफेयर डिपार्टमेंट का कार्य होता है जो सैनिक रिटायर कर जाते हैं उनके पुनर्वास, उनकी वेतन, पेंशन, भत्ते या फिर युद्ध में घायल या मारे गए सैनिकों के कल्याण हेतु कार्य करना। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय के। इनमें से अगर पहला हम रक्षा विभाग की बात करें तो रक्षा विभाग रक्षा मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और यह जो है भारत की रक्षा नीति को निर्धारण करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक देश का अपना एक डिफेंस पॉलिसी होता है और वो डिफेंस पॉलिसी यह सुनिश्चित करता है कि उस देश की जो सीमा है, उस देश की जो बाउंड्री है, उस देश की अखंडता और संप्रभुता है, उसको किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सीमा को सुरक्षा करने के लिए जो सेना है, तो सेना किस प्रकार से कार्य करेगी, इसके लिए एक डिफेंस पॉलिसी की ज़रूरत होती है। तो सभी देशों का अपना अपना एक डिफेंस पॉलिसी होता है, उसी क्रम में भारत का भी अपना एक डिफेंस पॉलिसी है। तो रक्षा विभाग जो भारतीय रक्षा नीति का निर्धारण करता है, तो हम जानते हैं संक्षेप में कि भारतीय रक्षा नीति क्या है। तो भारतीय रक्षा नीति के जो मुख्य रूप से 4 पहलू हैं, इन 4 पहलू को हम देख लेते हैं संक्षेप में। तो पहला है कि भारत का रक्षा नीति है जो वो रक्षात्मक है। रक्षात्मक मतलब डिफेंसिव है। कहने का मतलब है कि भारत का रक्षा नीति इस प्रकार से है कि भारत चूंकि वर्षों तक औपनिवेशिक गुलाम रहा था, औपनिवेशिक शासन से पीड़ित रहा था और औपनिवेशिक शक्तियों ने जो सत्ता भारत पर स्थापित किया था वो कहीं ना कहीं आक्रामक देश के रूप में आए थे। तो भारत का था कि हम इतने लंबे वर्षों से गुलामी से आज़ादी पाए हैं तो तमाम सारे जो औपनिवेशिक शासन से दबे कुचले देश हैं उनका हम समर्थन करेंगे। नेहरू जी से लेकर तमाम सारे नीति थे, ये हमारे संविधान में भी इसको सम्मिलित किया गया है। तो
भारत का जो रक्षा नीति होगा वो डिफेंसिव होगा, यानी भारत पहली बार किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। भारत अपनी तरफ से किसी भी देश पर आक्रमण की पहल नहीं करेगा। हाँ, अगर भारत पर कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है या कोई इस प्रकार की योजना बनाता है या षड्यंत्र बनाता है तो उसको माकूल जवाब देने के लिए हम तैयार रहेंगे, हर हाल में तैयार रहेंगे। तो भारत की रक्षा नीति रक्षात्मक है, यह आक्रामक नहीं है। जबकि कई देशों की रक्षा नीति, हमारे पड़ोसी देश जो चीन है उसकी रक्षा नीति आक्रामक है, क्योंकि चीन की बात करें तो उसका कोई भी आसपास के पड़ोसियों से बढ़िया संबंध नहीं है। जबकि भारत यह कोशिश करता है कि पड़ोसियों के साथ और तमाम सारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो विश्व के सारे देश हैं उनके साथ अच्छा संबंध हो। दूसरा जो पॉइंट है वह है सामरिक संतुलन। सामरिक संतुलन का अर्थ ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का दौर चला था तो प्रत्येक देश युद्ध नहीं होने के बावजूद भी युद्ध की भय से आक्रांत रहते थे, और उस स्थिति में भारत ने गुट निरपेक्ष का नारा दिया था। तो इस गुट निरपेक्ष में कि हम ना पूंजीवादी देशों की तरफ जाएंगे ना साम्यवादी देशों की तरफ जाएंगे, हम अलग गुट बनाएंगे, और यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और काफ़ी सारे जो तीसरी दुनिया के देश थे इसमें शामिल हुए थे। तो सामरिक संतुलन मतलब पूरी दुनिया अगर दो ध्रुव में बटेगा तो कहीं ना कहीं तानातनी रहेगा और पुनः तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है। ऐसे में भारत जैसे देशों को सैनिक शक्ति के रूप से इस तरह से मजबूत होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में यह बीच में इंटरफेयर कर सके और विश्व को संतुलित कर सके। तीसरा है क्षेत्रीय संतुलन। क्षेत्रीय संतुलन का यह अर्थ हुआ कि अगर हम एशिया की बात करें, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की बात करें, तो भारत ऐसे भू सामरिक स्थिति है कि एक और उत्तर में देखें तो हिमालय पर्वत के उस पार चीन है, जो कि हमेशा भारत से जो संबंध रहता है, बात तो मित्रता की करते हैं हिंदी चीनी भाई भाई की, परंतु कहीं ना कहीं देखते हैं कि चीन हमेशा भारत को घेरने की नीति में लगा हुआ रहता है, और भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए जो इस क्षेत्र में एक सैनिक शक्ति के रूप में होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी बेवजह भारत से शत्रुता रखता है। तो दो शत्रु देशों के बीच में भारत की स्थिति होने के कारण भारत को क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा हम देखें तो आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब हुआ कि सैन्य शक्ति के मामलों में हम आत्मनिर्भर रहें, सेल्फ डिपेंड रहें। अगर ज़रूरत कितना भी बड़ी युद्ध की नौबत क्यों ना आ जाए तो उस पर हम किसी विदेशी शक्तियों से के भरोसे ना रहें और उनकी मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। भारत अपने दम पर, इनके पास इतनी सैन्य शक्ति होना चाहिए कि वो किसी भी दुश्मन देश से युद्ध की आपात स्थिति में उससे निपटने में काफ़ी सक्षम रह सके। तो ये भारत की रक्षा नीति था। दूसरी बात करें, दूसरा जो इसका विभाग है रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, तो यह इसका काम है रक्षा का उत्पादन करना, रक्षा सामग्रियों और आयुध वगैरह का उत्पादन करना और उसको युद्ध स्थल तक या ज़रूरत पड़ने पर जहाँ भी सेना के बटालियन और यूनिट हैं तो वहाँ पर इसको पहुँचाना, इसके और ज़रूरत पड़ने पर रक्षा सामग्रियों की खरीद भी करना, मतलब रक्षा को उत्पादन करना, रक्षा सौदों की खरीद करना और फिर इसको जगह पर पहुंचाना जहां पर रक्षा सामग्रियों की जरूरत है, युद्ध के समय में युद्ध के क्षेत्र में, और अन्य समय में जहां भी बटालियन और मेन सेना के जो यूनिट हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर पहुंचाना। इसके अलावा तीसरे बात करें डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। ये डीआरडीओ जो है उसकी स्थापना 1958 में हुई थी और कुछ पुराने जो रक्षा विज्ञान संगठन जैसे जो पुराने संगठन थे उनको लेकर इन्हें कई संगठनों के साथ मिलकर स्थापित किया गया था। आज डीआरडीओ की पूरे देश में 60 से अधिक प्रयोगशाला और अन्य इकाइयां हैं। इसके अलावा 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है देश में, और भारत सरकार की 9 सार्वजनिक कंपनियों के साथ मिलकर डीआरडीओ काम कर रही है और भारतीय सेना के लिए सुई से लेकर लड़ाकू विमान और मिसाइलों तक का निर्माण डीआरडीओ कर रही है। हालांकि डीआरडीओ कि जिस उद्देश्य के साथ स्थापना की गई थी वो लक्ष्य को तो पूरा नहीं कर पाया। जैसा कि आज हम देखते हैं इसरो जो उपलब्धियां स्थापित किया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उस प्रकार डीआरडीओ नहीं कर पाई, परंतु फिर भी भारत की रक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे सामग्रियों का निर्माण जिस प्रकार से डीआरडीओ कर रही है तो उसकी भूमिका बहुत बड़ी रूप में हम देख सकते हैं। तो यह एक डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत काम करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके अंतर्गत डीआरडीओ काम करता है। इसका काम है रक्षा सामग्रियों, हथियार एवं अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण करना,
सुई से लेके लड़ाकू विमान, मिसाइल, फाइटर प्लेन से लेके सैनिक का सारा सैन्य साजो सामान का निर्माण करना और उसको जो है सैनिकों को उपलब्ध करवाना। उसके बाद पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड है जो कि पूर्व सैनिकों को कल्याण हेतु बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो बात करेंगे कि भारतीय जो है रक्षा क्या कार्यक्रम है, इंडियन डिफेंस प्रोग्राम जो है वो किस प्रकार से है और किन किन कार्यक्रमों के तहत भारत अपनी रक्षा नीति को बनाए रखता है। भारतीय रक्षा कार्यक्रम, इंडियन डिफेंस प्रोग्राम, तो किसी भी देश की जो रक्षा नीति होती है वो विशेष फोकस करता है उसके रक्षा कार्यक्रम को लेकर कि हम अपने देश में कौन कौन से कार्यक्रम चलाएं और किस प्रकार से युद्ध की आपात स्थितियों की तैयारी हम पूर्व से कर लें और किस प्रकार की हमें साजो सम्मान और कौन सा नीति का पालन करना पड़ेगा। तो आज जो 20वीं शताब्दी में देखें, 21वीं शताब्दी में, तो पूरी दुनिया में जिस प्रकार से सैन्य उपकरणों और लड़ाकू विमान से लेके मिसाइल तक में जो अत्याधुनिकीकरण हुआ है, तो भारत भी उससे पीछे नहीं रहना चाहता है और भारतीय सेना को तमाम सारे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए और भारतीय रक्षा नीति को इस प्रकार से बनाने के लिए ताकि किसी भी देश के साथ जब युद्ध हो तो हम उसे माकूल जवाब देने में सक्षम हो सके। तो इस तरह से देखें तो इंडियन डिफेंस प्रोग्राम को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। तो पहला जो भाग है वह है पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला जो भाग है IGMDP, इसका मतलब हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। तमाम सारे जो मिसाइलों की बात हम सुनते हैं, अग्नि मिसाइल से लेकर और भी मिसाइल के बारे में हम अगले स्लाइड में जिक्र करेंगे, तो ये जो है इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। 1983 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में भारत का मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया गया था और उस कार्यक्रम का नाम दिया गया था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत ही भारत में सारे मिसाइल का निर्माण किया गया है। अगर दूसरी बात करें, जो दूसरा सेगमेंट है भारतीय रक्षा कार्यक्रम का है, तो वो है IEWP, मतलब इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम, मतलब एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम। मतलब अगर युद्ध होता है तो हम युद्ध में और युद्धक सामग्रियों में, लड़ाकू विमान से लेकर प्रक्षेपास्त्र में किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। आज इलेक्ट्रिक का ज़माना है, कंप्यूटर से लेकर तमाम सारी चीज़ें का इलेक्ट्रीकरण हो चुका है और इलेक्ट्रिक उपकरणों का हर जगह आज जो मांग बढ़ी है, तो ऐसे में सैन्य उपकरणों के साथ इलेक्ट्रिक उपकरणों का संयोजन भी अति जरूरी हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम का हम महत्ता इस बात से हम समझ सकते हैं कि अगर देश में युद्ध हुआ तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे, चंद्रगुप्त से लेके अशोक और तमाम सारे राजा महाराजा, बाबर से लेके अकबर, या फिर जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और उसमें जो मैदानों में जो युद्ध लड़े जाते थे, जो रामायण महाभारत में हम देखते हैं, आज इस प्रकार की युद्ध की कल्पना करना बेमानी होगा। आज के जो युद्ध होंगे वो भनक तक नहीं लगेगा और दुश्मन देश को पराजित किया जा सकता है और ये युद्ध हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम के माध्यम से। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम के अंतर्गत अगर कोई देश एक बहुत बड़ा हैकरों का समूह बनाता है और किसी भी दुश्मन देश के वहाँ के साइबर स्पेस में घुसकर उसके जो भी तमाम सारे नेटवर्क है उसको बाधित कर देता है या आंकड़ों की चोरी कर लेता है, तो वह देश अपने आप पराजित हो जाएगा। उसके लिए तलवार, गोला बारूद, बम, बंदूक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारत का भी अपना एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम है जिसके बारे में हम चर्चा सेकेंड फेज में करेंगे। इसके अलावा तीसरा अगर सेगमेंट में देखें तो NBC का मतलब होता है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, मतलब नाभिकीय, जैविकीय और रासायनिक हथियार कार्यक्रम। तो सभी देश को, जैसा कि हम देखते हैं कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, परमाणु बम बनाते हैं, कुछ देश नहीं बनाते हैं, जैसे जापान जैसे देश कह दिया है कि हम कभी भी एटम बम नहीं बनाएंगे। परंतु हम जानते हैं कि बहुत सारे दुनिया में कम से कम 12 से 14 देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है, हालांकि सभी को मान्यता नहीं मिला है। तो भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो भारत का अपना परमाणु कार्यक्रम है
तो न्यूक्लियर बम इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक एटम बम आता है, दूसरा हाइड्रोजन बम। तो इन बमों के सहारे जो इसको रक्षा नीति में शामिल किया गया है, तो इसको हम न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों जरूरी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध बहुत जनसंहारक हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध उससे भी जनसंहारक हुआ, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर बम का प्रयोग हुआ था। न्यूक्लियर बम, दो न्यूक्लियर बम जापान पर गिरा था, एक हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। और इस कारण से अगर तीसरा विश्व युद्ध आज तक नहीं हुआ है तो उसमें परमाणु बमों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जैसा कि आइंस्टीन महोदय कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो निस्संदेह हम चौथा विश्व युद्ध जो है वो लाठी और डंडों से लड़ेंगे। यानी तीसरा विश्व युद्ध में इस प्रकार से एटम बम का प्रयोग होगा कि दुनिया की सारी सभ्यताएं नष्ट हो जाएगी और मानव फिर से बिल्कुल जो है आदिम युग में पहुंच जाएगा। और जब चौथा विश्व युद्ध होगा तो फिर लाठी डंडों से ही लड़ा जाएगा। तो इतना भयावह युद्ध होगा। और यही कारण है कि ये न्यूक्लियर पावर जो है, एटम बम जो है, वो युद्ध रोकने में भी सक्षम हुआ है। हालांकि अगर परमाणु युद्ध हो तो उसकी क्या भयावहता होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, परंतु आज तक तो इस कारण से सभी देश न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम के होड़बंदी में रहते हैं। तो भारत के भी अपना। दूसरी बात है बायोलॉजिकल वेपन्स। तो बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में अभी जैसे कि माना जा रहा है जो कोरोना वायरस का प्रकोप है, तो वो अमेरिका का आरोप है कि चाइना का वह बायोलॉजिकल वेपन्स का एक हिस्सा है, क्योंकि वास्तव में चाइना जो है सार्स जैसे महामारी दूसरे देशों में फैलाने के लिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वो कोरोना वायरस का वो तैयार कर रहा था, स्ट्रेन तैयार कर रहा था, जो कि उस इंस्टीट्यूट से लीक हो गया, इसी कारण से वुहान में फैला। दूसरी ओर चीन का आरोप है कि ये अमेरिकी सैनिकों का काम है कि उन्होंने वुहान में आके इस प्रकार के वायरस को फैलाया है। सच्चाई आने वाले दिनों में हो सकता है पता चले, कई बार पता नहीं भी चलता है, परंतु यह जान लीजिए कि यह बायोलॉजिकल वेपन्स का कोई नया बात नहीं है। इराक में जो हमला हुआ था अमेरिका का, तो वह भी बायोलॉजिकल वेपन्स को ही लेकर हुआ था कि इराक बहुत बड़ी मात्रा में जैविक हथियार बना रहा है। और बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति था तो उस समय एंथ्रेक्स का पाउडर भेजा जाता था, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का। तो ये बायोलॉजिकल प्रोग्राम इतना घातक है कि पलक झपकते ही बिना किसी युद्ध के माध्यम से किसी देश के एक बड़े समुदाय और जनसंख्या में महामारी फैलाया जा सकता है, जिससे वह देश, उसकी स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमरा जाएगी और वो घुटने टेक सकता है। या तो फिर उसकी जो धान की फसल, गेहूं की फसल को भारी बर्बादी किया जा सकता है, जिससे उसका आर्थिक तंत्र काफ़ी चरमरा जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल वेपन है। और केमिकल वेपन्स मेनली गैस के रूप में हम लोग देखते हैं इसमें गैस का, जैसे हिटलर ने इसका प्रयोग किया था, या फिर सद्दाम हुसैन ने भी इराक में अपने कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ इसका प्रयोग किया था। अगर भारत में भी देखें तो भोपाल गैस कांड जैसे हो चुके हैं, हालांकि वो रासायनिक वेपन्स नहीं था, लेकिन भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का, तो वो बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स के ही तरह काम किया। तो इसी प्रकार की त्रासदी आ सकती है। तो ये भारत का जो 3 कार्यक्रम है उनमें से NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स प्रोग्राम। तो इस तरह से हम देखते हैं तो भारतीय रक्षा कार्यक्रम के 3 भाग हैं, IGMDP, IWP, NBC। ये कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत भारत सरकार अपना सारे हथियार और जो युद्धक बेड़ा वगैरह हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। अब आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं तीनों पर। तो जैसा कि हमने बताया कि यह जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम 2 भाग में करेंगे। तो पहले भाग में आज हम IGMDP के बारे में जानते हैं। IGMDP मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे कि भारत के पास कौन कौन से मिसाइल हैं और कब उसका निर्माण किया गया है, कितनी मारक क्षमता है, और मिसाइलों की शक्ति के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1983 में इसका प्रारंभ किया गया था। इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, और ये शुरू से ही DRDO से जुड़ गए थे, और इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और इन्होंने पुस्तक भी लिखा है, अग्नि की उड़ान,
और ये कहते थे कि हमें रामलीला देखकर प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल बनाने का जो प्रेरणा है वो मिला है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही यह मेहनत, लगन और उनके दूरदर्शी विचारों का यह प्रतिफल है कि भारत आज मिसाइलों के मामले में दुनिया में तीसरे चौथे स्थान पर है। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया यह मुहिम जो है आज किस स्तर तक पहुंच चुका है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में मिसाइलों के विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, परंतु मिसाइल कार्यक्रम को अभी भी जारी है। और वर्तमान में टेसी थॉमस जो कि अग्नि मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, इसी कारण से इन्हें अग्निपुत्री भी कहा जाता है। तो वर्तमान में अभी भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जो निर्माण हो रहा है तो इन्हीं के देखरेख में हो रहा है, टेसी थॉमस के देखरेख में। तो आइए चलते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार के और कितने प्रकार के मिसाइल हो सकते हैं। तो मिसाइल कितने प्रकार के हो सकते हैं यह डिपेंड करता है कि उसको हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अगर सामान्य तौर पर देखें तो मिसाइल दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो मिसाइल होता है वो टैक्टिकल होता है और दूसरे प्रकार का जो मिसाइल होता है वो स्ट्रेटजिकल होता है। टैक्टिकल जो मिसाइल होता है वो युद्ध क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। जब लड़ाई चल रही हो तब जिन मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है उस समय सामान्यतः कम दूरी के मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये मिसाइल टैक्टिकल जो कि युद्ध क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक जो सामरिक मिसाइल होते हैं जो स्ट्रेटजिकल होते हैं, ये हमेशा जो है देश के विभिन्न शहरों में तैनात रहते हैं और कभी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस मिसाइल को हमेशा तैयार रखा जाता है और कभी भी इससे हमला बोला जा सकता है। शांति काल में भी युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दो प्रकार के मिसाइल होते हैं। और अगर लक्ष्य के आधार पर बात करें तो लक्ष्य के आधार पर दो प्रकार के मिसाइल होते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? तो बैलिस्टिक मिसाइल उस प्रकार की मिसाइल होती है, अगर हम साइंस में इंटरमीडिएट या मैट्रिक में पढ़ते होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपास्त्र, तो उसमें 45 डिग्री का कोण देते हुए उसको फेंका जाता है। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं या किसी भी चीज़ को फेंकते हैं, उसी प्रकार इस मिसाइल को भी एक 45 डिग्री का कोण देकर इसको प्रक्षेप किया जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण नियम पर फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर कोई मिसाइल यहाँ से टेकअप किया गया तो इसमें इसका रेंज दे दिया जाता है और ये जाकर, और लक्ष्य अगर यहाँ है तो यहाँ जाके ये गुरुत्वाकर्षण नियम को फॉलो करके अपने आप गिरेगा। और ये मिसाइल को एक बार छोड़ देने के बाद तो फिर बीच में इसका लक्ष्य को हम बदल भी सकते हैं और पुनः इसको वापस भी लौटा सकते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि क्रूज मिसाइल जो होता है इसको हम एक बार छोड़ देने के बाद इसका लक्ष्य नहीं बदल सकते हैं। जिस लक्ष्य को लगाकर इसको निशाना बनाया गया उस लक्ष्य को यह पीछा करता है। मान लिया जाए किसी लड़ाकू विमान पर अगर हम कोई क्रूज मिसाइल दागे तो लड़ाकू विमान कितना भी कहीं भी छुप रहा हो या भाग रहा हो कितना भी तेज गति से, एक बार क्रूज मिसाइल अगर उसके पीछे पड़ गया तो उसको नष्ट करके ही छोड़ेगा। इसलिए इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। यह क्रूज मिसाइल है। दागो और भूल जाओ, मतलब दाग देने के बाद इसे ना तो वापस किया जा सकता है ना ही इसका लक्ष्य में बदलाव किया जा सकता है। जिस लक्ष्य को निशाना बनाकर इसे हम टेक ऑफ किए हैं उस लक्ष्य को हर हाल में ये मार गिराएगा। तो इस प्रकार से क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दो प्रकार के मिसाइल होते हैं। सेंस के आधार पर अगर देखें तो मिसाइल का इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। 5 वर्गीकरण है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहला जो है वो ICBM। ICBM क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जो मार कर सके ऐसे मिसाइलों को हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट में ICBM हम कह सकते हैं। यानी अगर एशिया का कोई देश है तो वो यूरोप तक या अफ्रीका तक निशाना लगा सकता है। और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 5500 किलोमीटर से दूर होता है, 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। 5500 किलोमीटर से ज़्यादा के मिसाइल को, 5500 किलोमीटर से ज़्यादा तक के मिसाइल को हम ICBM कहते हैं। अगर भारत की बात करें
तो भारत में अग्नि 5 बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक है। इसे भारत ने आधिकारिक तौर पर ICBM मिसाइल तो घोषित नहीं किया, परंतु वैज्ञानिक स्रोतों से यह बात जाहिर होता है कि भारत का यह पहला जो है ICBM मिसाइल है जो कि 5500 किलोमीटर तक मार करता है। हालांकि जो नियम है मिसाइलों का उसमें है कि 5500 किलोमीटर से अधिक के मिसाइलों को हम ICBM कहेंगे, परंतु हम यह भी जानते हैं कि अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 मिसाइल जो निर्माण किया जा रहा है, इसकी मारक क्षमता 6000 से 8000 किलोमीटर तक होगी और यह एक प्रकार से भारत का वास्तविक ICBM मिसाइल होगा। और इसके बाद अगर बात करें तो 2 और मिसाइल है, स्वप्न और सूर्य। तो स्वप्न और सूर्य जो मिसाइल है, तो सूर्य मिसाइल का जो निर्माणाधीन किया जा रहा है, निर्माणाधीन है, इसकी मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि कम से कम ये 10,000 से 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला होगा, जिससे दुनिया के किसी भी स्थान पर निशाना लगाया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार इसका खंडन करता है। इसके अतिरिक्त एक स्वप्न मिसाइल है। स्वप्न मिसाइल जो है वो बार बार प्रहार कर सकता है, मतलब ऐसा है कि वो दुश्मन देशों के सपने में बार बार आएगा, इस प्रकार के मिसाइल है। तो ये सारे मिसाइल ICBM श्रेणी के हैं जो कि भारत सरकार ने बनाया है और निर्माण कर रहा है। अब बात करें तो दूसरा जो मिसाइल है वो है LRSBM, मतलब लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल। स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक होती है, जो कि ICBM से थोड़ा कम होता है। मतलब लंबी दूरी के ये स्ट्रेटजिक मतलब सामरिक मिसाइल, मतलब इसको युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, परंतु इसको तैनात रखा जाता है हर हमेशा के लिए। तो ये जो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 3000 से 5500 किलोमीटर तक होती है। तो ये दूसरे कैटेगरी के मिसाइल हैं। अगर हम तीसरे कैटेगरी की मिसाइल की बात करें तो MRBM, मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज जो कि इन दोनों से कम, मतलब LRSBM से कम मारक क्षमता होती है। यहाँ पर देखें तो इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक होती है और ये मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे आसपास के पड़ोसी देशों में युद्ध या ऐसे दशा में के लिए इसको बनाया गया है और तैनात किया जाता है। यह भी एक सामरिक मिसाइल है। इसके अलावा देखें तो चौथे प्रकार की जो कैटेगरी है वो SRBM है, मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज मतलब छोटा इसका जो है मारक क्षमता होता है। इसकी मारक क्षमता 10-15 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक होता है और यह बेसिकली युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। सामरिक क्षेत्र में भी किया जा सकता है, परंतु युद्ध क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यह कम दूरी तक मार करता है। इसके अलावा जो पाँचवा कैटेगरी का है MLBM, मतलब सब मैरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सब मैरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये समुद्र के अंदर से मार करता है। पनडुब्बी में ये तैनात रहते हैं और वहाँ से पानी से, मतलब समुद्र से समुद्र, समुद्र से सतह और समुद्र से हवा में ये मार कर सकता है और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक होता है। समुद्र से इसको चलाया जाता है। अगर भारत में बात करें तो सागरिका नामक जो मिसाइल बनाया गया है, ये जो है SMLBM ही है, मतलब सब मैरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और ये समुद्र में पनडुब्बी से इसको ऑपरेट किया जाता है। यह है आपका उपयोग के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर अगर हम मिसाइलों का वर्गीकरण करें तो कुल मिला के हम मिसाइल को 7 वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला अगर SSM की बात करें तो SSM ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म होगा सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह या फिर जमीन से जमीन। जमीन से जमीन पर मार करने वाली जो मिसाइल है उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। अगर भारत की बात करें तो 2 मिसाइल इस कैटेगरी में आता है। पहला है पृथ्वी और दूसरा है अग्नि। तो पृथ्वी के भी 2-3 वर्जन तैयार किए गए हैं और अग्नि के अब तक 5 वर्जन तैयार हो चुके हैं अलग अलग रेंज के, और 6ठे वर्जन की भी तैयारी चल रही है। तो ये सभी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली या जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। अगर दूसरे कैटेगरी में देखें तो SAM, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब जमीन से हवा में मार करने वाली। अगर भारत की बात करें तो भारत में इस कैटेगरी में 3 मिसाइल आते हैं। एक त्रिशूल है जो जमीन से हवा में मार करती है, दूसरा ब्रह्मोस है और तीसरा आकाश है। ये 3 मिसाइल है जो कि जमीन से हवा में मार करती है। अगर तीसरे कैटेगरी की बात करें तो AAM, मतलब एयर टू एयर मिसाइल। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे कि लड़ाकू विमान पर सेट किया जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है और वहाँ से किसी दूसरे लड़ाकू विमान को निशाना बना सकता है। इस कैटेगरी में देखें
तो भारत के पास एक मिसाइल बनाया गया है, अस्त्र है, जिसका नाम है अस्त्र। अस्त्र मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो लड़ाकू विमानों से इसको टेकअप किया जाता है और हवा से हवा में ये मार करता है। इसके अलावा चौथे कैटेगरी में देखें तो एयर टू सरफेस मिसाइल आता है, मतलब हवा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल। भारत में अभी आधिकारिक तौर पर इस प्रकार की मिसाइल की घोषणा नहीं की गई है, परंतु कई देशों ने इस प्रकार की मिसाइल बनाए हैं। अगर हम पांचवें कैटेगरी में बात करें तो एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है? जो टैंक को विध्वंस करता है। अभी देश में बहुत सारे देश अपना अपना टैंक हैं, भारत के पास भी लगभग 10-12 कैटेगरी के टैंक हैं। तो उन टैंकों को नष्ट करने वाले जो मिसाइल हैं, तो सबसे पहला मिसाइल जो बना था वो नाग था। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक को ध्वस्त करता है। कितना भी मजबूत से मजबूत टैंक है उसको ये इस मिसाइल के जरिए ध्वस्त किया जा सकता है। इसी कैटेगरी में अगर हम देखें तो कोरोनेट ई और फिर एक लाहट मिसाइल है जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। इसके अतिरिक्त हम छठे अगर कैटेगरी में देखें तो इसमें SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। यह जो है समुद्र से ये ज़मीन पर, हवा में या समुद्र से समुद्र में मार कर सकता है। और इस कैटेगरी में जैसा कि मैं पिछले स्लाइड में बताया था, एक सागरिका नामक मिसाइल भारत द्वारा बनाया गया है और यह मिसाइल बनाने वाला भारत विश्व का 5वां देश है। मतलब विश्व की 5वीं ऐसी शक्ति है जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि पनडुब्बी से किसी मिसाइल को टेकअप किया जा सके और वो पनडुब्बी के अंदर से किसी भी जहाज, पानी का जहाज या फिर हवाई जहाज या ज़मीन पर मार कर सके। तो ये SLBM है। और 7वें कैटेगरी में जो मिसाइल आता है यह बहुत ज़रूरी है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रारंभ में जब कुछ देश ही मिसाइल टेक्नोलॉजी, कुछ देशों के पास ही मिसाइल टेक्नोलॉजी थे और भारत जैसे देशों के बारे में कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था। इस कल्पना को किस प्रकार से APJ अब्दुल कलाम ने साकार किया, ये आप उस कहानी को पढ़ सकते हैं। और जब भारत अपने स्वदेशी संसाधनों से ही मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रारंभ किया तो दुनिया के किसी भी देशों ने इन्हें तकनीकी हस्तांतरण से इनकार कर दिया, बल्कि सारे देश इसके विरुद्ध भी हो गए। और उस समय भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी रोकने के लिए एक संगठन बना था जिसका नाम था MTCR। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम, मतलब मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करने के लिए जो देशों का समूह था वो बना था भारत के विरुद्ध। परंतु आज ऐसी स्थिति है, भारत की मिसाइल की शक्ति में जिस तरह से इनके कदम बढ़े हैं और एक महाशक्ति के रूप में बनकर उभरा है कि दुनिया के जो देश, 43 देश इसमें है सदस्य लगभग, तो इन सभी ने जो संगठन भारत के विरुद्ध बना था उसी संगठन में भारत को प्रवेश भी मिला है। और आज स्थिति यह है कि भारत MTCR का सदस्य है। तो अब जब दुनिया के सारे देश मिसाइल बना लिए हैं तो अब मिसाइल से बचने के लिए भी तरकीब सोचे जा रहे हैं। और मिसाइल से बचने के लिए अगर कोई देश मान लिया जाए किसी देश पर आक्रमण करता है मिसाइल से, तो फिर कोई उपाय नहीं है बचने का। तो ऐसे में बचने का एक अलग तरीका विकसित किया गया है जिसको कहा जाता है BMD भी एक प्रकार का मिसाइल होता है जिसका नाम होता है, जिसका फुल फॉर्म है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। मतलब कहीं से अगर मिसाइलों का बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा गया तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। एक प्रकार से यह मिसाइल रक्षा कवच है और यह रक्षा कवच जो है उस मिसाइल से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और यह मिसाइल इस प्रकार से काम करता है कि जैसे ही किसी दुश्मन देश से मिसाइल, कोई भी मिसाइल टेकअप हुआ तो हवा की गतिविधियों को भांप कर यह मिसाइल अपने आप टेकअप हो जाता है और उस मिसाइल को, दुश्मन देश की मिसाइल को हवा में ही मारकर उसे खत्म कर देता है, किसी समुद्र में गिरा देता है। तो यह टेक्नोलॉजी अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों ने बनाया था और भारत भी इस टेक्नोलॉजी को अब बना लिया है। और इस प्रकार के मिसाइलों को इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। इंटरसेप्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रभाव को कम करना, यानी किसी भी मिसाइल के जो प्रभाव को खत्म कर देगा उसे इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। और इस इंटरसेप्टर मिसाइल की कड़ी में दुनिया के जो भी 2-4 देश हैं उनके साथ भारत भी उस पंक्ति में खड़ा हो गया और इनके द्वारा जो मिसाइल बना गया है उसका नाम है PDV यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल यह एक ऐसा मिसाइल है जो किसी भी मिसाइल को हवा में ही मारकर इसे नष्ट कर सकता है। तो यह 7वें प्रकार का BMD है जो कि एक प्रकार से इंटरसेप्टर मिसाइल है। तो इस प्रकार से हम मिसाइलों के जो कैटेगरी है उसको हम देख लिए हैं। तो हम फिर मिसाइल की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो भारत में मिसाइल बना था तो वो पृथ्वी मिसाइल था। पृथ्वी मिसाइल
जो कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला मिसाइल था। भारत द्वारा विकसित प्रथम मिसाइल था यह, और इसकी मारक क्षमता 150 से 350 किलोमीटर तक था। 25 फरवरी 1988 को उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से इसका परीक्षण किया गया था और इसको फिर भारतीय सेना में शामिल किया गया, और इसी का दूसरा वर्जन पृथ्वी 2 बनाया गया, जो बेसिकली भारतीय वायुसेना के लिए उपयोग में आता है। और इसी का जो तीसरा वर्जन हम देखें, पृथ्वी 3, जिसे धनुष नाम से भी जाना जाता है, यह नौसेना के लिए बनाया गया है। अब बात करेंगे अग्नि मिसाइल की। ये देखिए, भारत का सबसे मिसाइलों के मामले में सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना जो है वो अग्नि मिसाइल है। अग्नि मिसाइल की 5 श्रृंखलाएं बनी है। तो ये SSMRBM, इसका मतलब हुआ सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जमीन से जमीन पर मार करने वाले मध्यम रेंज का यह बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल बता चुके हैं, 2 प्रकार के मिसाइल होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वह होता है जो गुरुत्वाकर्षण नियम पर फॉलो करता है और वो रेंज पर जाके निशाना लगता है, जबकि क्रूज मिसाइल लक्ष्य को ढूंढ कर मारता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 7 से 1250 किलोमीटर तक है। 1000 का वारहेड है और इसका सफल परीक्षण 22 मई 1989 को हुआ था। नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है, मतलब इसकी ये अपनी दिशा खुद तय करता है, और इसका विकास जो है वो DRDO द्वारा किया गया। DRDO द्वारा जो भी मिसाइल का विकास किया जाता है तो बेसिकली DRDL इसकी एक अनुषांगिक प्रयोगशाला है, DRDL, जो कि हैदराबाद में है। तो DRDL ही मिसाइलों के मतलब आधिकारिक रूप से निर्माण करने में काम करता है। हालांकि इसमें कई कंपनियां भी सहयोग देती है, और इसमें री एंट्री टेक्नोलॉजी है, यानी कहने का मतलब है ये एक बार ये भारत के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चला जाता है और नज़रों से ओझल हो जाता है, रडार के भी नज़र से ओझल हो जाता है, और पुनः ये वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो ये अग्नि 1 है। अब इसके जो 2, 3, 4 के बारे में भी हम संक्षेप से देख लें। अब आइए बात करते हैं अग्नि 2 की। तो अग्नि 2 का भी जल्दी जल्दी देख लीजिए, आप चाहें तो इसका फोटो भी खींच कर रख सकते हैं। तो ये अग्नि 2 SSIRBM, मतलब सरफेस टू सरफेस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर मार करती है। 2250 किलोमीटर की मारक क्षमता है, जिसे 3000 से 3500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसका वारहेड क्या होता है? तो मिसाइल के 2 भाग होते हैं, पीछे का भाग जिसमें मशीन लगा होता है, इंजन और उसका बॉडी, और आगे का भाग होता है मिसाइल का काम है सिर्फ गति, मतलब डिस्टेंस को तय करना, पहुंचाना, किसी भी चीज़ को पहुंचाना। अब उसके आप माथे पर, जिसको वारहेड बोलते हैं, वारहेड पर क्या चीज़ लगाते हैं यह आप पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है इस पर आप बम लगा सकते हैं, परमाणु बम लगा सकते हैं, या कुछ भी लगा सकते हैं। तो जनरली जो वारहेड होता है वह इसका अगला भाग होता है। तो 1000 किलोग्राम यानी 1 टन का वारहेड ये ढो सकता है। सफल परीक्षण 11 अप्रैल 1999 को हुआ था। यह GPS सिस्टम पर काम करता है। अत्याधुनिक जो है डाटा कम्युनिकेशन सेंटर इसमें है, और री एंट्री कंट्रोल सिस्टम एंड गाइडेंस टेक्नोलॉजी इसमें लगा हुआ है। अग्नि 2 हो गया। अब अग्नि 3 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 3000 से 5000 किलोमीटर तक किया जा सकता है, और 1.5 टन का इसकी वारहेड है, ठीक है, जो कि हम 2.5 टन तक बढ़ा सकते हैं। 12 अप्रैल 2007 को सफल परीक्षण हुआ था, और इसमें परिष्कृत नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा, ठीक है, और यह स्वयं मार्ग निर्धारित करके लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है, और इसे रेल रॉकेट मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है, मतलब रेल से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। अग्नि 4 को देखिए, इसकी मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर तक है। वारहेड 1000 किलोग्राम का है। 20 जनवरी 2014 को सफल परीक्षण हुआ था, और टेसी थॉमस यहीं से परियोजना निदेशक बनी थी, जिन्हें कि अग्निपुत्री भी कहा जाता है, और वर्तमान में ये मिसाइलों के परियोजना निदेशक भी हैं। उसके बाद ये सब सारे इसमें टेक्नोलॉजी है, इसको आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि ये भारत का ICBM मिसाइल है। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की मार करती है। अग्नि 5500 होगा, 5500 किलोमीटर तक की मार कर सकती है, और 1500 किलोग्राम मतलब 1.5 टन का वारहेड ये ढो सकता है। 19 मई 2012 को सफल परीक्षण हुआ था,
ये ICBM है, और बहुत सारे ये एंटी सैटेलाइट की भूमिका में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कई तरह के, इनको भी हम विस्तार रूप से देख लेंगे। ये अग्नि 6 है, स्वदेशी तकनीक से निर्माणाधीन है। अग्नि का सबमरीन संस्करण भी होगा, मतलब ये पनडुब्बी से भी प्रक्षेपण इसका किया जा सकता है। और भारत का वास्तविक ICBM होगा, क्योंकि इसकी मारक क्षमता जो होगी 6000 से 8000 किलोमीटर तक होगा। और कुछ जो नॉर्थ पोल या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर और अमेरिका के अलास्का वगैरह को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में इससे निशाना लगाया जा सकता है। तो यह तकनीक अभी सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है। अगर भारत इसको बना लेता है, बन जाने की पूरी संभावना है, तो दुनिया में यह तीसरा शक्ति हो जाएगा। भारत, रूस और अमेरिका के बाद भारत तीसरा ऐसा देश हो जाएगा जो इस तकनीकी को बना लेता है। इसके अलावा हम बात करें, ये देखिए त्रिशूल मिसाइल है। त्रिशूल ये कम दूरी की मिसाइल है और जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, कम दूरी की। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए बनाया गया है इसको। थल सेना, वायुसेना, नौसेना। और 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। यह भी बहुत उपयोगी मिसाइल है, क्योंकि हमेशा हम जब पास में हमला करना हो तो लंबी दूरी मिसाइल उस समय काम में नहीं आता है, कम दूरी के मिसाइल काम आता है। और खास करके जब युद्ध हो रहा हो तब इस मिसाइल का प्रयोग किया जा सकता है। और 500 से लेके 1000 किलोग्राम, तो आधा कुंटल से लेके, आधा टन से लेके 1 टन तक ये वारहेड को ढो सकता है। इसका नौसैनिक संस्करण को जान लीजिए, टारपीडो, कई बार नाम आपने सुना होगा, टारपीडो MK2, यह इसका नौसैनिक संस्करण है त्रिशूल का। तो यह एक महत्वपूर्ण मिसाइल है। इसके अतिरिक्त देखें और भी मिसाइल पर हम नज़र दौड़ाते हैं, कौन कौन से मिसाइल हैं। तो ये आपका भारत का सूर्य मिसाइल है। तो ये सूर्य मिसाइल जो है, यह एक अमेरिकी मैगजीन है, उस मैगजीन के अनुसार, जो कि रक्षा सामग्रियों पर लिखता है कि भारत जो है 12000 किलोमीटर तक मार करने वाली एक सूर्य मिसाइल का निर्माण कर रही है। हालांकि भारत ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं किया और इस समाचारों का खंडन भी किया, परंतु यह एक भारत की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर यह मिसाइल बन गया तो दुनिया का कोई भी हिस्सा, पूरा पृथ्वी पर इससे निशाना लगाया जा सकता है। सूर्य मिसाइल दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल होगा, और यह बन जाने के बाद तो फिर भारत जो है वो अमेरिका और रूस के साथ साथ तीसरा ऐसा देश हो जाएगा जो इस प्रकार के खतरनाक मिसाइल को बनाया है। ICBM तकनीक पर यह आधारित है। इसके अलावा और कुछ मिसाइलों को देख लें। देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल ये रूस, भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। इन्हीं दोनों शब्दों से ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कोवा नदी, इन दोनों नदियों का आधा आधा भाग लेकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया है। भारत और रूस का संयुक्त उपकरण है। विश्व का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं? यह ध्वनि से भी 2.5 गुना अधिक तेज गति से उड़ता है और क्रूज मिसाइल है जो कि लक्ष्य को ढूंढ कर निशाना बनाता है। हालांकि यह, इसको बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, यानी यह बैलिस्टिक मिसाइल भी है और क्रूज मिसाइल भी है। 2 in 1 मिसाइल है। ध्वनि से 2.8 गुना अधिक से उड़ता है और ये फायर एंड फॉरगेट, मतलब दागो और भूल जाओ। एक बार अगर दाग दिए तो लक्ष्य चाहे कहीं भी हो उसको पीछा करते हुए उसे ढूंढ कर मारेगा। तो यह ब्रह्मोस बहुत ही महत्वाकांक्षी मिसाइल है। इसके अलावा एक मिसाइल है निर्भय। ये लंबी दूरी का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल किसे कहा जाता है? सबसोनिक जो ध्वनि की गति से कम जिसकी गति होती है उसे सबसोनिक कहा जाता है, थोड़ा सा कम। यह भी फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है, दागो और भूल जाओ। क्रूज मिसाइल है, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। यह सतह से सतह पर मार कर सकती है, सतह से हवा पर मार कर सकती है और हवा से हवा में मार कर सकती है। मैंने बताया था अस्त्र, जो कि हवा से हवा पर मार करने वाली भारत का एक मिसाइल है, यह भी आएगा, परंतु यह मिक्स्ड मिसाइल है, इसको कहीं से भी चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह रडार को भी चकमा दे सकता है। इसी प्रकार एक सौर्य मिसाइल है। यह जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, पानी के अंदर से पनडुब्बी से भी मार करने में सक्षम है। इसके अलावा ये प्रहार है। प्रहार भी काफ़ी तीव्र गति से प्रहार करने वाले और कई दिशाओं में मार करने वाला मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और 200 kg तक का भार ये ढो सकता है। वारहेड इसका सेना में शामिल हुआ है। और यह जो है, जो पुराना पृथ्वी मिसाइल है, तो पृथ्वी मिसाइल को सब्स्टिट्यूट करके यह उसका स्थान
लेगा। उसके बाद सागरिका, इस मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे। ये पनडुब्बी पर लगाया जाने वाला मिसाइल है और सबसे बड़ी बात है कि भारत इस तकनीकी को हासिल करने वाला विश्व का 5वां ऐसा देश है जो पनडुब्बी के अंदर से, मतलब पानी के अंदर से किसी भी देश के नज़दीक जाकर समुद्र के अंदर से और निशाना लगा सकता है। पानी के अंदर भी, पानी के ऊपर भी और ज़मीन पर भी निशाना लगा सकता है। भारत का प्रथम SLBM है और ये भारत में अगर देखें तो USA, चीन, फ्रांस, रूस के बाद जो है भारत 5वां ऐसा देश है जो कि इस प्रकार के पानी के अंदर से पनडुब्बी से मार करने वाला मिसाइल बना लिया है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। तो इस प्रकार से यह जो है भारत का जो रक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली है उस पर पार्ट 1 क्लास आज यही हम समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम इसका दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम DRDO की बात करेंगे और उसके अंतर्गत हम कई सारे जो IEWBP मतलब इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम और NBC कार्यक्रम न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स के बारे में हम बात करेंगे। आज तक यही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।